हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। देखो, अपन पढ़ रहे हैं बेटा रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है। तो देखो, अपन ने प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण पढ़ लिया था, है ना। अब पढ़ेंगे बेटा अपन प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल। तो देखो, अर्ध आयु काल तुम जानते हो बेटा, अर्ध आयु काल क्या होता है। देखो, वह समय जिस पर किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता आधी रह जाती है, ओके, या किसी रासायनिक अभिक्रिया को 50% कंप्लीट होने में लगे समय को ही अपन अर्ध आयु काल कहते हैं। ओके, तो अपन ने बेटा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? K1 बराबर 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस x। ओके, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है। ओके, तो बेटा अपन इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ओके, अब देखो, यदि t बराबर बेटा t हाफ हो, t बराबर कितना हो? t हाफ, अर्ध आयु काल, तो x बराबर क्या होगा? a/2। अर्थात अर्ध आयु काल पर क्रियाकारकों की जो सांद्रता होती है वह प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। ओके, t बराबर t हाफ, तो x बराबर a/2। तो बेटा ये मान अपन इस समीकरण में रख देते हैं, है ना। तो उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ओके, तो ये मान रख दो बेटा। तो क्या हो जाएगा? K1 इजिकल टू 2.303 अपॉन t की जगह क्या रख देंगे अपन? t हाफ, t हाफ। ओके, log ये अपॉन a माइनस, देखो बेटा x बराबर कितना है? a/2। ठीक है, तो a/2। ओके, यहां तक क्लियर है। अब देखो अपन आगे चलते हैं। देखो बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण एवं इसकी अर्ध आयु को अच्छी तरह याद कर लेना है तुम। ओके, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, K1 इजिकल टू 2.303 अपॉन t हाफ log, देखो a अपॉन a में से a गया तो बेटा क्या बचा? a अपॉन 2। ओके, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो, K1 इजिकल टू 2.303 अपॉन t हाफ log
देखो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, a इंटू टू अपॉन ए, तो a से तो a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओके, तो यहां पर क्या रह गया, ओनली log 2। अब log 2 का मान कितना होता है तुम्हें पता होना चाहिए, 0.30 से 10। तो अपन क्या ज्ञात कर रहे हैं बेटा, अर्ध आयुकाल ज्ञात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, टी हाफ इक्वल टू, ये अर्ध आयुकाल है, इसको इधर ले आके अपन तो केवल कहां चला जाएगा, इसके नीचे। तो टी हाफ अर्थात अर्ध आयुकाल बराबर 2.303 अपॉन केवल। ओके, log 2। यहां तक क्लियर है, आगे चलते हैं अपन। देखो बेटा, log 2 का मान क्या होता है, 0.3010। मैं यहां साइड में लिख देता हूं, log 2 इज इक्वल टू 0.3010। ओके, ये इसकी वैल्यू होती है। तो अपन ये वैल्यू यहां पर रख देते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k1 इंटू 0.3010। ओके, तो जब बेटा 0.3010 को अपन 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपनी वैल्यू कितनी आ जाती है, तो देखो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k1, लगभग ये वैल्यू अपनी आ जाती है। तो ये कहलाती है समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो देखो अर्ध आयुकाल बराबर कितना हो गया प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, 0.693 अपॉन k1। ओके, तो बेटा अगर अपन देखो अर्ध आयुकाल एवं सांद्रता में ग्राफ खींचे तो यह ग्राफ इस प्रकार प्राप्त होता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल का मान अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। देखो तुम्हें पता है शून्य कोटि अभिक्रिया में अर्ध आयु का मान क्रियाकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर कर रहा था, है ना, टी हाफ प्रोपोर्शनल ये होता था बेटा यहाँ वहां पर, लेकिन यहाँ पर अर्ध आयुकाल का मान अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ओके, तो अपन इसको निम्नलिखित ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो यदि अपन बेटा टी हाफ एवं अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता ए के मध्य ग्राफ खींचे, देखो ओके, ये तो है टी हाफ और ये है बेटा अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता। तो इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होता है। ठीक है, देखो जिससे यह प्रदर्शित होता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। प्रथम कोटि के लिए ओके, तो देखो क्या लिख सकते हैं बेटा अपन, यदि अर्ध आयुकाल एवं प्रारंभिक सांद्रता के मध्य ग्राफ खींचे तो इस प्रकार से रेखा प्राप्त होती है। यदि टी हाफ व ए के मध्य, ये मतलब अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता, मैं यहां पर लिख देता हूं टी हाफ बराबर बेटा अर्ध आयुकाल
ठीक है, और A बराबर अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता। ओके तो बेटा यदि टी हाफ व ए के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ओके, होता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु, प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। ओके, तो बेटा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण एवं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का जो सूत्र है तुम्हें अच्छी तरह याद करना है। अर्ध आयु काल के लिए बार बार न्यूमेरिकल आता है बोर्ड में, ठीक है, कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान इतना है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको तुम्हें अच्छी तरह याद कर लेना है ना। तो अपना जो मेन फॉर्मूला क्या था, T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K1, यही था अपना फॉर्मूला। तो देखो बेटा इस फॉर्मूला में अपन अर्ध आयु काल का मान वेग स्थिरांक से एवं वेग स्थिरांक का मान अर्ध आयु काल से ज्ञात कर सकते हैं। यदि वो अर्ध आयु काल का मान ज्ञात करवाएगा तो K1 का मान ऑलरेडी न्यूमेरिकल में दिया हुआ होगा, ठीक है, और यदि K1 का मान ज्ञात करवाएगा बेटा, ठीक है, तो अर्ध आयु काल का मान दिया हुआ होगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल इसमें से न्यूमेरिकल आते हैं। इसके पश्चात अपन आगे चलते हैं। देखो अब आता है बेटा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आरेखीय निरूपण। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आरेखीय निरूपण। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आरेखीय निरूपण। Graphical representation of first order reaction. Okay, graphical representation of first order reaction.
ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये अपना बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है तो देखो तुम्हें पता है बेटा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो गतिज समीकरण होती है वो क्या होती है। हम जानते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए गतिज समीकरण क्या होता है। T बराबर 2.303 अपॉन K1 ओके log ये अपॉन A माइनस x। ठीक है बेटा तो देखो अपन ऐसे लिखते थे K1 बराबर 2.303 अपॉन T। ठीक है अगर अपन समय ले लेंगे तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण को अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ओके तो देखो अगर अपन ऐसा कर दे बेटा log a अपॉन a माइनस x ठीक है बराबर अब इसके बराबर इसको करेंगे अपन तो ये माइनस में होगी। ठीक है माइनस 2.303 अपॉन K1 तो अपन इसको उल्टा कर देते हैं क्या कर देते हैं K1 अपॉन 2.303 इंटू T। ठीक है log a अपॉन a माइनस x बराबर K1 अपॉन 2.303 इंटू T। ओके अब देखो बेटा इस समीकरण की तुलना करते अपन y बराबर mx प्लस c। तुम्हें पता है y बराबर mx प्लस c एक सीधी रेखा की समीकरण होती है। ठीक है जिससे तुलना करते हैं अपन इस समीकरण की तो देखो यदि log a अपॉन a माइनस x व t के मध्य के समय के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो एक मध्य बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा प्राप्त होती है। तो एक मध्य बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा प्राप्त होती है। सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका ढाल मतलब स्लोप कितना प्राप्त होता है बेटा K1 अपॉन 2.303 प्राप्त होता है। देखो बेटा अगर अपन इसके मध्य ग्राफ खींचते हैं प्लॉट करते हैं तो मूल बिंदु से गुजरती हुई एक सीधी रेखा इस प्रकार से प्राप्त होती है।
इधर ले लेते हैं बेटा अपन log a अपॉन a माइनस एक्स, ओके, और इधर ले लेते हैं अपन समीकरण, ओके। तो देखो इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचने पर मूल बिंदु से गुजरती हुई एक इस प्रकार से बेटा सीधी रेखा प्राप्त होती है, ठीक है। इस रेखा का जो ढाल है इसको मान लेते हैं अपन ए, बी और सी, ठीक है। इस रेखा का ढाल, ढाल मतलब स्लोप बराबर tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा अपना, या अपन डायरेक्ट कर दें, ढाल बराबर k1 अपॉन 2.303, ओके। तो बेटा log a अपॉन a माइनस एक्स और t के मध्य ग्राफ खींचने पर मूल बिंदु से गुजरती हुई एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इस सीधी रेखा का ढाल k1 अपॉन 2.303 प्राप्त होता है, ओके। ये ले लेते अपन, इधर ये सांद्रता है x2 माइनस x1 और नीचे समय बेटा t2 माइनस t1, ओके। तो इस प्रकार देखो अपन y बराबर mx प्लस c से इस समीकरण की तुलना कर सकते हैं और ग्राफ प्लॉट करने पर इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है, ओके। देखो आगे चलते हैं बेटा अपन, देखो जो समीकरण एक थी बेटा, कौन सी, log a अपॉन a माइनस एक्स, ये लिखा था अभी अपन ने थोड़ी देर पहले, बराबर k1 अपॉन 2.303 इंटू टी। इसको बेटा अपन समीकरण एक मान लेते हैं, ओके। तो देखो समीकरण एक को अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, समीकरण एक को निम्न प्रकार से भी लिखा जा सकता है। देखो बेटा इसको अपन ऐसे लिख दें, log a माइनस एक्स बराबर k1 अपॉन 2.303 इंटू टी, ओके। कोई परेशानी है कि यहाँ पर, परंतु यहाँ पर बेटा जो log ये एक स्थिर राशि है, log ये क्या है, यहाँ पर एक स्थिर राशि है, परंतु यहां पर log एक स्थिर राशि है, एक स्थिर राशि है, अतः इस समीकरण को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। देखो बेटा अपन क्या कर देते हैं, यहां पर क्या है log a माइनस एक्स, तो log a माइनस एक्स बराबर क्या कर देते हैं अपन, बराबर माइनस k1 अपॉन 2.303 इंटू टी प्लस log a कर देते हैं, ठीक है।
देखो किस प्रकार से अपन इस समीकरण को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो बेटा, log a माइनस एक्स, ये ले ले, ये माइनस की वैल्यू है, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, बराबर माइनस k1 अपॉन 2.303 इंटू टी प्लस, ये किसकी वैल्यू है, प्लस की, प्लस log a। ओके, कोई प्रॉब्लम बेटा इसके अंदर नहीं है। अब इस समीकरण की अपन y बराबर mx प्लस c से तुलना करते हैं, y बराबर mx प्लस c, जो कि एक सीधी रेखा की समीकरण होती है। ओके, अब देखो यदि log a माइनस x एवं t के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका ढाल क्या होता है, ढाल बराबर माइनस k1 अपॉन 2.303 प्राप्त होता है तथा उसका अंतखंड log a होता है। देखो बेटा, अपन इसके अंदर ग्राफ खींच कर देखते हैं। देखो y बराबर mx प्लस c के अंदर, तो देखो ये log a माइनस एक्स, ओके, और समय t के मध्य ग्राफ खींचते हैं। तो इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होता है। देखो अपना, जिसका ढाल क्या होता है, ये तो है अंतखंड क्या है, log a। ओके, अब इस रेखा का भाई ये मान किस में प्राप्त हो रहा है, नेगेटिव में, तो रेखा किधर से किधर जाएगी, ऊपर से नीचे जाएगी बेटा, ठीक है ना, नेगेटिव चिन्ह है यहां पर इसके लिए। तो इस रेखा का ढाल बराबर क्या हो जाएगा, ढाल स्लोप बराबर माइनस k1 अपॉन 2.303 प्राप्त होता है। ओके, देखो इसी प्रकार से अपन ने बेटा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अंतराल सूत्र पढ़ा था, उस अंतराल सूत्र द्वारा भी अपन इस प्रकार का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। देखो अंतराल सूत्र पढ़ा था बेटा अपन ने, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो उस अंतराल सूत्र द्वारा भी अपन इसका मान प्राप्त कर सकते हैं। देखो अंतराल सूत्र किसके लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। ओके, अंतराल सूत्र द्वारा भी इस प्रकार का आरेख खींच सकते हैं, ठीक है। वी कैन ड्रॉ अ ग्राफ with the help of interval formula और इक्वेशन। ओके, इस प्रकार का आरेख खींचे सकते हैं। देखो बेटा, देखो जो अंतराल सूत्र पढ़ा था अपन ने, उसमें क्या था, log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2, यही था बेटा।
ठीक है, और नीचे क्या था, T2 माइनस T1, ये है समय और ये है सांद्रता। ओके, अब इन दोनों के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, जिसका ढाल क्या होता है, ढाल बराबर K1 अपॉन 2.303। ओके, जिसका ढाल कितना प्राप्त होता है बेटा, K1 अपॉन 2.303। ये थे बेटा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए विभिन्न प्रकार के ग्राफ। ओके, अब अपन पढ़ेंगे प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के उदाहरण, एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए उदाहरण, प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के उदाहरण। ओके, एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के उदाहरण। तो देखो बेटा, एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं अपन, अमोनियम नाइट्राइट NH4NO। ठीक है, इसको अपन गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर क्या क्या प्राप्त होता है, N2 प्लस 2H2O। ओके, अमोनियम नाइट्राइट को जब हीट किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है बेटा, N2 प्लस 2H2O। ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। ओके, इसी प्रकार से ये जो आइसोप्रोपेन होता है अपने एग्जांपल नंबर 2, ये जो आइसोप्रोपेन, ठीक है, जब इसको हीट किया जाता है, ये होता है बेटा ये जो आइसोप्रोपेन। ठीक है, जब इसको हीट किया जाता है तो देखो ये यहां से ब्रेक हो जाता है बॉन्ड, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज पाया जाता है इसमें। तो क्या बनता है, N2 प्लस CH सिंगल बॉन्ड CH, CH3 CH3। ठीक है, ये कंपाउंड प्राप्त हो गया बेटा। ये अपन इसको ऐसा भी शो कर सकते हैं, और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो C6। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 7 8 8 3 11 11 3 14, H14। ओके, तो देखो ये प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के उदाहरण है। इस प्रकार से अपन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो विघटन होता है बेटा जलीय माध्यम में, decomposition of H2O2 in aqueous medium, which is a example of first order reaction। तो एग्जांपल 3 ले लेते अपन, जलीय माध्यम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन H2O, तो क्या हो जाता है, H2O प्लस 1/2 O2। ठीक है, तो ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन। इसी प्रकार जो अदर एग्जांपल्स हैं, जैसे अपन ने बेटा स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस पढ़ी,
पढ़ी नहीं पढ़ी, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर अपन मेथिल ले ले मान लो, और इसका जल अपघटन करवाए अपन अम्लीय जल अपघटन H+ आयन की उपस्थिति में, तो देखो क्या प्राप्त हो जाता है, CH3 C डबल OH प्लस CH3OH। ये भी कौन सी अभिक्रिया है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रासायनिक अभिक्रिया। इसी प्रकार C12H22O11 ये होता है बेटा सुक्रोज, शर्करा होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर इसका अपन जल अपघटन करवाएं, ठीक है, अम्लीय जल अपघटन, तो देखो ये टूट जाता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक तो इसमें से ग्लूकोज होता है और इसमें से बेटा फ्रक्टोज होता है, एक तो ग्लूकोज होता है और एक फ्रक्टोज होता है। ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। ओके, तो यह थी अपनी प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो देखो तुम्हें क्या क्या याद करना है बेटा, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल, ठीक है, एवं प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के उदाहरण याद रखने हैं तुम्हें। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, अब अपन देखो जो प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण पढ़ा था अपन ने, एवं अर्ध आयुकाल पढ़ा था, तो बेटा उसके आधार पर अपन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कर पाएंगे। ओके, आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। ओके, थैंक यू।